वास्तुशास्त्र लगभग 12,000 साल पहले इसकी अवधारणा उत्पन्न हुई। क्या ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के बीच में कोई संबंध है? व्यक्ति अपने आप से ही परेशान रहता है, अपनी सोच से परेशान रहता है, अपने अहंकार से परेशान रहता है। वास्तु दोष को हम लोग समझ कैसे सकते हैं? जिस घर में उत्तर दिशा में ब्लू कलर कर दे तो उस घर में धन के नए अवसर आने शुरू हो जाते हैं। पानी और अग्नि का मेल अग्नि को शांत कर देता है और एक्सीडेंट होते हैं। जैसे ही आप पश्चिम दिशा को संतुलित करते हो तो घर में खूब खुशियां आती हैं। रजस गुण ही संसार को चला रहा है। रजस वाला व्यक्ति किसी के नीचे काम कर ही नहीं सकता। उस घर के अंदर सबको ही लगता था कि इस घर में भूत प्रेत है, और कुंडलिनी शक्ति के ऊपर ऐसी एनर्जी का आविर्भाव है जो जा चुके हैं। लेकिन जो उनका बड़ा बेटा था वो दोबारा शमशान घाट गया, अपने पिताजी की जलती चिता में से उनकी गर्दन उठा लाया। हम कोई गिफ्ट भी किसी को देते हैं ना, तो जिसने वो गिफ्ट दिया है, देने वाले की एनर्जी उस गिफ्ट के अंदर ट्रांसफर होकर आपके घर में आ जाती है। क्या वास्तु को कुछ उपाय करके या वास्तु से कुछ सुधार के ऐसा हो सकता है कि विदेश जाने का योग बन जाए? पश्चिम दिशा में जैसे ही आप ओम सिंबल को प्लेस करते हो तो आप वो अचीवमेंट प्राप्त करते हो अध्यात्म में जो आपकी इच्छाएं होती है। 5,500 साल पहले कोई डिप्रेशन में गया और ऐसा क्या 20-25 मिनट में उन्होंने ऐसी क्या वार्तालाप हुई कि वो पूरे युद्ध को ही जीत लिया। पश्चिम दिशा में आप अपने घर में जो कुछ भी चाहते हो उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट रख दो, 40 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नील कौशिक और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पॉडकास्ट विद नील में। आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस पॉडकास्ट से शायद हर एक बंदा रिलेट करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हर एक इंसान की लाइफ में चलती रहती हैं। कुछ बड़ी होती है, कुछ छोटी होती है। कुछ प्रॉब्लम्स को तो इंसान खुद से सोल्व कर लेता है जिनकी हमें जानकारी होती है, और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिन्हें हम सोल्व नहीं कर पाते हैं, उसके लिए हमें किसी ना किसी का सहारा जरूर लेना होता है। तो ऐसी ही कुछ आम जिंदगियों में चलने वाली प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर आज जो हमारे साथ है वास्तु आचार्य श्री विनोद गौतम जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू। सबसे पहले तो आचार्य जी, एक आम जिंदगी में आजकल इतनी प्रॉब्लम्स है वास्तु से रिलेटेड। पहले तो कुछ लोगों को पता ही नहीं था वास्तु के बारे में, वास्तु है क्या, लेकिन अब धीरे धीरे जो पता चलने लगा है तो प्रॉब्लम्स भी सामने आने लगी है कि वास्तु के रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आज आप सभी के लिए वास्तु पर हम खुलकर बात करेंगे आचार्य जी से, और आचार्य जी से जानेंगे उनके सॉल्यूशंस क्या हैं, वास्तु होता क्या है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे सनातन धर्म से, क्योंकि अगर सनातन धर्म है तभी हम हैं। और सनातनियों के लिए मैं ज्यादातर सोचता हूँ कि हम लोग ज्यादा सोचते हैं इन सब चीजों के बारे में कि दोष है, या बहुत से जो अन्य वर्ग हैं वो काफी इन बातों पे नहीं जाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं सनातन धर्म क्या है, और सनातन से ही क्या ये वास्तु रिलेट करता है। तो आचार्य, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि सनातन आखिर है क्या? सनातन शब्द हमारे शास्त्रों में बहुत प्रयोग किया गया है। सनातन का अर्थ होता है शाश्वत, जो अनंत है, अनादि है, वही सनातन है। सनातन धर्म जो उस अनादि काल से चली आ रही धारणाएं को जो धारण करता है उसे सनातन धर्म कहते हैं। तो सनातन में जो ये वास्तु है ये क्या महत्व रखता है? वास्तुशास्त्र काफी पुराना शास्त्र है। लगभग 12,000 साल पहले इसकी अवधारणा उत्पन्न हुई। वास्तु शब्द का अर्थ क्या है? जहां जो जगह रहने लायक हो, जहां हम सुरक्षा के भाव के साथ रह सके, उसे वास्तु कहते हैं। वास्तु वस धातु से निकल कर आई है, जिसका अर्थ होता है रहने लायक स्थान। एक ऐसा स्थान जहां हम खुशी से रहें, प्रसन्नता से रहें, स्वस्थ रहें, और उस स्थान पर हम समृद्धि को प्राप्त करें, ऐसे स्थानों को वास्तु कहा गया। सबसे पहले वास्तु जो शब्द है वो अथर्ववेद में आता है। जो हमारे वेदों में सुल्व सूत्र है, वहां पर यज्ञ कुंड बनाए जाते थे। हाँ जी। तो जहां पर शिल्प होता है, जहां पर ताना बाना होता है, जहां पर मैपिंग होती है, वहां पर वास्तु ऑटोमेटिक आ जाता है।
दूसरी बात, मानसार नाम का एक ग्रंथ है, उसमें कुछ ऋषि मुनि थे जो अध्यात्म की खोज में इधर उधर घूम रहे थे। तो वो कुछ पहाड़ियों पर पहुंचे। उन पहाड़ियों पर पहुंचकर उनको लगा कि ये जो स्थान है ना, ये सुरक्षित है, और यहां बैठकर जब हम ध्यान साधना करेंगे तो हमें जल्दी वो अचीव होगा। तो उन्होंने सबसे पहले उन स्थानों को, उन पहाड़ियों को वास्तु शब्द दिया, और वहां से ये वास्तु विद्या, वास्तु कला आज तक जीवित है और लोगों को समृद्ध बना रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे शास्त्रों में वास्तु का जिक्र प्राचीन समय से ही चला आ रहा है। यस तो हमारे शास्त्रों में वास्तु को मतलब बहुत महत्व दिया गया है। जी। क्या ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के बीच में कोई संबंध है? बिल्कुल संबंध है। ज्योतिष और वास्तु, ज्योतिष का अर्थ होता है ज्योति प्लस ईश, यानी कि परमात्मा की लाइट, लाइट ऑफ गॉड, ज्योतिष। जहां पर हमें कुछ दिखाई ना दे, धुंधलापन लाइफ में आ जाए, अंधकार छा जाए, तो ज्योतिष शास्त्र हमारी मदद करता है। वो परमात्मा की लाइट हमारी मदद करती है और वो हमें मार्ग प्रशस्त करती है हमारा। वास्तु शास्त्र क्या है? जहां हम रहते हैं, हमारे अंदर जो खूबियां हैं, उन खूबियों को हम 100% उसका यूज कर सके, उनका प्रयोग कर सके। तो ऐसे इन्वायरमेंट का निर्माण करना, जो व्यक्ति के अंदर स्किल है वो निखर कर आते हैं, उन्हें वास्तु विद्या कहते हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे होता है कि ज्योतिष और वास्तु जब आपस में मिलते हैं तो वो अपनी लाइफ में एक्सीलेंस पर आता है। जैसे किसी बच्चे का जन्म हुआ और उस टाइम पर यूनिवर्स में जो जो ग्रहों की स्थितियां थी, और जैसे ही हम घर में वैसी ही स्थितियां इंटीरियर के माध्यम से क्रिएट करते हैं, तो वो बच्चा अपनी एक्सीलेंस को पाना शुरू करता है। उसके अंदर जो स्किल है ऑटोमेटिक नेचुरल रिदम के साथ में वो बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। तो क्या इंटीरियर के माध्यम से वो स्किल हम डेवलप कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। क्या वास्तु शास्त्र से पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, ये एनर्जियां जो होती हैं, ये जनरेट होती हैं? जहां पर वास्तु के नियम लगते हैं वहां पर एक अच्छा भाव आता है। एक मन जो है बेवजह ही खुश रहना शुरू हो जाता है। जो खुशी है, जो बेवजह जो हमारे अंदर जो खुशी दौड़ रही है, वो पॉजिटिविटी तो है। हाँ जी। और जैसे ही जिस घर में वास्तु दोष होता है, बेवजह क्लेश हो जाते हैं। जैसे वास्तु शास्त्र में एक दिशा है नॉर्थ ईस्ट, जिसे ईशान कोण भी कहते हैं। हाँ जी। हम ईशान कोण में जैसे ही येलो कलर या रेड कलर डाल देते हैं तो उस घर में बेवजह से ही तनाव उत्पन्न हो जाता है ना। तो वास्तु का सीधा सीधा संबंध ह्यूमन नेचर पर पड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब है किसी भी एनर्जी से रिलेट वास्तु करता है। घर में ज्यादा नेगेटिविटी है तो मतलब कि घर का वास्तु ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, जिनका सॉल्यूशन ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। और अगर पॉजिटिव चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा महसूस हो रहा है, तो मतलब वास्तु घर में ठीक है। या फिर थोड़ा बहुत हमें थोड़ी नेगेटिविटी है, थोड़ी पॉजिटिविटी, तो इसका मतलब ये भी है क्या कुछ ना कुछ तो थोड़ी बहुत गड़बड़ होगी। देखो, लाइफ में जहां पेन है, हाँ जी। अब पेन बहुत ही अच्छा टॉपिक निकल के आया, आपने जो पूछा है। हाँ जी। पेन व्यक्ति को होता क्यों है, पीड़ा आती क्यों है? पीड़ा के निदान के लिए हमारे जो ग्रंथ हैं वो बताते हैं कि पीड़ाओं के निदान के लिए 3 प्रकार की पीड़ाएं होती है। पहली पीड़ा जो है वो आध्यात्मिक पीड़ा होती है। व्यक्ति अपने आप से ही परेशान रहता है, अपनी सोच से परेशान रहता है, अपने अहंकार से परेशान रहता है। दूसरी जो पीड़ा है वो भौतिक पीड़ा है, यानी कि जब हमारे आसपास के वातावरण से जो पीड़ा आती है उसे भौतिक पीड़ा कहते हैं। जो बिल्डिंग से आती है, यार दोस्तों से आती है, रिश्तेदारों से आती है, वो भौतिक पीड़ा है। जो मेन मेड है वो भौतिक है। और जो दैविक पीड़ा है, जो 3 नंबर पे है, वो जो यूनिवर्स में जो ग्रह नक्षत्र घूम रहे हैं वो एक प्रभाव छोड़ रहे हैं, तो वो प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है। तो उससे वो कहते हैं कि भाग्य में दुख लिखा था,
तो वो दैवीय पीड़ा है, जिसपे ना तो व्यक्ति का बस चलता है, ना किसी और का। सबसे पहली पीड़ा का निदान है श्रीमद् भगवत गीता। व्यक्ति परेशान रहता है, वो अपने आप को कुछ और समझता है, वो होता कुछ और है। वो सोचता है कि सब मेरा मान सम्मान करें, और जब कोई नहीं करता है तो उसको पीड़ा होती है कि मुझे पूछ नहीं है, कहीं पर मैं पूछते ही नहीं है, मान सम्मान नहीं है। दूसरी पीड़ा जो भौतिक पीड़ा है या भौतिक सुख है, उसके निदान के लिए वास्तुशास्त्र काम करता है, जो आज के समय में सबसे बड़ी आवश्यकता है। जितने भी भौतिक सुख आपको चाहिए, धन, ऐश्वर्य, आपका फेम, बिल्डिंग, कार, गाड़ी, जितना भी कुछ भी चाहिए लाइफ में, उस सब को अचीव करने के लिए वास्तुशास्त्र आपकी मदद करता है। दैवीय पीड़ा से निदान के लिए ज्योतिष हमारी मदद करता है। तो ये पेन इस तरह से लाइफ में आते हैं, और हमारे सनातन जो ग्रंथ हैं वो बहुत अच्छे से इनका निदान करते हैं। जैसे हमारे समाज में हर किस्म का एक वर्ग है, कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ कम पढ़े लिखे हैं, या कुछ ऐसे भी आज भी ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ही अनपढ़ है और न जाने कितनी प्रॉब्लम से वो जूझते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं बिल्कुल सरल भाषा में कि वास्तु दोष को हम लोग समझ कैसे सकते हैं। बिल्कुल सही है, जैसे मैंने बताया ना कि जैसे ही लाइफ में पीड़ा आती है, पेन है, एक उदाहरण से समझाता हूं। मान लो घर में झगड़े बढ़ गए, हाँ। क्लेश है, जिस भी घर में क्लेश है, आपसी क्लेश है। अब चेक करिए, आपके घर के सेंटर से पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा के बीच में ग्रीन कलर है। अगर वहां ग्रीन कलर होता है या वहां प्लांट्स रख देते हैं तो घर में कलह बढ़ जाते हैं, दरारें पैदा होती हैं। अच्छा। और वहां पर अगर किचन बनाया हुआ है या रेड कलर किया हुआ है तो उस घर में बेवजह एक दूसरे पर गुस्सा रहेंगे, वो गुस्सा करते हैं, जिस वजह से क्लेश रहता है। तो वास्तु दोष जैसे ही पेन है, या आपने कहा नकारात्मक ऊर्जा, वो नकारात्मक ऊर्जा का मतलब वही है जो एलिमेंट जिस जोन में होना चाहिए वह नहीं है, तो वो मतलब वो अपने सही स्थान पर नहीं है तो वो अपना नेगेटिव फल देगा ही देगा। देगा ही। आचार्य जी, जैसे बहुत से बंदे व्यसन में घुस जाते हैं, दारू पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं घर में ही, तो वो कलेश का कारण तो बनेगा ही। जी। तो जब एक इंसान का मन, एक अच्छा भला इंसान था, अच्छा भला जी रहा है, जॉब कर रहा है, घर में कमा के ला रहा है, घर चला रहा है, लेकिन सडन क्या हुआ कि वो नशे में घुस गया, दारू पी रहा है, जुए खेलने की लत लग गई। आजकल तो जुआ सरेआम फोन पे खिलाया जा रहा है, तो इन सब चीजों की तरफ वो अग्रसर हो गया। अच्छा भला चल रहा था, एकदम से वो टर्न हो गया। तो क्या इसका भी कारण हो सकता है कि घर में कुछ ना कुछ वास्तु दोष है जो उसकी बुद्धि एकदम से पलट गई हो? देखो, जुआ जो खेलते हैं उनका मन होता है हम जल्दी से अमीर हो जाए। हाँ, मृग तृष्णा। तृष्णा ये एक अलग मैटर है, वो तृष्णा है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन वो एक लत पाल रखा है कि वो ड्रिंक करता है या कोई नशा करता है, तो उसका वास्तु रीजन होता है। वास्तु में एक देवता है नॉर्थ वेस्ट की तरफ, वायव्य कोण की तरफ एक देवता है पाप यक्षमा। जैसे ही वो देवता डिस्टर्ब होता है, वो एनर्जी डिस्टर्ब होती है, वो नेगेटिव हो जाती है, तो उस घर में एक लत लग जाती है। वो नशे की भी हो सकती है, वो जुआ खेलने की भी हो सकती है। और वास्तु में जैसे ही उस देवता को ट्रीट करते हैं तो ड्रिंक भी छूट जाती है, और वो बेवजह जो लत लगी हुई थी जो पहले नहीं थी वो भी छूट जाती है। मतलब कि अगर किसी चीज का ढंग से इलाज किया जाए, चाहे वो छोटे छोटे ही फेरबदल क्यों ना हो, तो वास्तु दोष से उन जो नेगेटिविटी फैली हुई है उसका इलाज हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। जो कलर्स की अभी हम बात कर रहे थे, आपने बोला कि वहां पे येलो कलर है या ग्रीन कलर है या रेड है, तो क्या कलर वास्तु शास्त्र में महत्व रखते हैं? और एक मैंने और देखा है कि व्हाइट कलर को वास्तु में बहुत महत्व दिया गया है। तो क्या कलर्स के भी ऐसे कुछ नेगेटिव प्रभाव या पॉजिटिव प्रभाव ऐसा होता है? बिल्कुल, ये कलर थेरेपी बोलते हैं वास्तु में उसको। अच्छा। जो रंगों की परिकल्पना है वो पंच तत्वों से जनरेट हुई है। जैसे हमारा शरीर है, ये 5 एलिमेंट से बना है। हाँ जी। जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। हाँ जी, हाँ जी। इन तत्वों से ये शरीर बना है। हाँ जी। और इन्हीं तत्वों से एक भवन बनता है। जब ये तत्व शरीर के अंदर संतुलित होते हैं तो हम स्वस्थ महसूस करते हैं, खुश रहते हैं, तरक्की करते हैं। और जैसे ही ये तत्व किसी भवन के अंदर संतुलित होते हैं तो वो भवन
खूब पैसे को अट्रैक्ट करता है, खूब धन उस घर के अंदर आता है, खूब खुशियां उस घर के अंदर आती हैं। तो ये जो रंगों की परिकल्पना है इन तत्वों से निकल कर आई, जैसे पानी, जल तत्व। जल तत्व, जल का जो कलर है वो कैसा होता है, ब्लैक या ब्लू। और वास्तुशास्त्र में जल की जो दिशा है वो है उत्तर दिशा। और उत्तर दिशा का एक फिक्स गुणधर्म है कि वो धन के नए अवसरों को लेके आती है। जिस घर में उत्तर दिशा में ब्लू कलर कर दे तो उस घर में धन के नए अवसर आने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही अग्नि का जो कलर है वो रेड है, तो अग्निकोण जो है वो साउथ ईस्ट है। साउथ ईस्ट में जैसे ही थोड़ा सा पीच कलर डाल दे, कोई फायर कलर्स डाल दे, तो अग्नि जनरेट हो जाती है। और अग्नि जैसे ही संतुलित होती है उस घर के अंदर, तो उस घर में कैश फ्लो, अग्नि क्या है, पैसा, पैसे में गर्मी होती है, अग्नि में गर्मी होती है। तो जैसे ही साउथ ईस्ट बैलेंस होता है उस कलर के माध्यम से, तो उस घर में कैश फ्लो बढ़ जाता है। और अग्नि सुरक्षा भी है। जब प्राचीन समय में जब हम देखते थे तो अग्नि जलाकर लोग सो जाते थे जो जंगलों में। हाँ जी। तो उसका मतलब सीधा ये था कि वो अग्नि पर इतना भरोसा रखते थे कि जब तक अग्नि जल रही है तो कोई हिंसक जानवर हमारे पास नहीं आएगा, कोई हमारे पे कोई दुर्घटना हमारे साथ नहीं होगी। आज भी वो अग्नि हमारे घर में किचन के रूप में विद्यमान है। जैसे ही किचन के अंदर आप ब्लैक स्टोन डालते हो, तो मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये पाया है, उस घर में गाड़ी हो, स्कूटी हो या मोटरसाइकिल हो, वो कहीं ना कहीं स्क्रैच जरूर मिलेगी, वो नहीं रहती नहीं है, क्योंकि अग्नि क्या है, सिक्योरिटी गार्ड है। और आपने किसके ऊपर बिठा दिया, ब्लैक स्टोन, यानी कि पानी ऊपर आपने गैस बर्नर रखा, पानी और अग्नि का मेल अग्नि को शांत कर देता है और एक्सीडेंट होते हैं, कैश क्रंच होते हैं, मनी आपकी ब्लॉक हो जाती है, पैसे रुक जाते हैं उस घर में, और इनसिक्योरिटी रहती है घर के अंदर। ये पंच तत्वों के, और यहां से ही रंगों की परिकल्पना आई है। आपने जैसे व्हाइट कलर बोला ना, व्हाइट कलर जो है ना आकाश तत्व का है। अब आकाश बहुत बड़ा अंतरिक्ष है, तो आकाश तत्व व्हाइट और ग्रे कलर उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ जी। तो जैसे ही हम वेस्ट में व्हाइट कलर डाल देते हैं तो उस घर में गेन बढ़ जाते हैं, अचीवमेंट आती है, बच्चे जल्दी सक्सेस होते हैं। तो जैसे ही जिस भी घर में पश्चिम दिशा में ग्रीन कलर है, वहां घर में बच्चे पता है क्या बोलते हैं कि सर हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन हासिल कुछ नहीं होता है। तो वो हासिल करने के लिए पश्चिम दिशा में ऑफ व्हाइट कलर कर दो। और आचार्य जी ये तो है ना, 100 में से 80% लोगों का कहना होगा कि हम करते तो बहुत कुछ है लेकिन होता कुछ नहीं है। होता कुछ नहीं है, क्योंकि जो जितनी भी प्राप्तियों की जो भूख है ना, वो भूख जो है वो पश्चिम दिशा जगाती है। आपके घर के सेंटर से जब आप पश्चिम की ओर देखोगे जहां सूर्य अस्त होता है, अगर वहां पर ग्रीन कलर किसी भी फॉर्म में हो, मान लो आपने पर्दे लगा दिए, प्लांट्स रखे हैं, पार्क है वहां पे, या ग्रीन कलर वहां पे कर दिया है, तो वहां के बच्चे ही ये बोलते कि मेहनत बहुत करते हैं लेकिन मिलता कुछ नहीं है। जैसे ही आप पश्चिम दिशा को संतुलित करते हो तो घर में खूब खुशियां आती हैं और बच्चे बहुत जल्दी अपने एक मुकाम पर होते हैं। तो मतलब कि कलर्स का इतना महत्व पड़ता है। इतना। आचार्य जी आपने मुझे एक टेंशन में डाल दिया है। सबसे पहले तो पर्सनल सवाल है, मेरे रूम की एक पूरी वॉल डार्क मैरून कलर की है, ठीक है, तो वो शुभ है या अशुभ है? देखो वास्तु में शुभ और अशुभ कुछ नहीं होता। अच्छा। सिर्फ संतुलन और असंतुलन होता है। अब आपका जो रूम है उसमें मैरून कलर आपने डाला, हाँ। अब यहां पर मेरा प्रश्न ये है कि वो आपका जो रूम है वो घर की किस दिशा में है। अगर वो अग्नि की दिशा में है तो मैरून कलर बहुत अच्छा है, आपकी भाषा में बोले तो बहुत शुभ है। हाँ जी। अगर वो आपका रूम नॉर्थ की तरफ है, उत्तर दिशा की तरफ है, तो वही मैरून कलर अशुभ हो जाएगा। हाँ तो आचार्य जी वो जो वॉल है वो नॉर्थ की तरफ ही है। तो जैसे ही नॉर्थ की तरफ पानी, मैंने बोला ना पानी है, और पानी में मैरून कलर आ गया, अग्नि आ गई, तो अग्नि शांत हो जाती है। पानी जो है अग्नि को बुझा देती है।
तो इनसिक्योरिटी आएगी, पैसे की प्रॉब्लम आएगी, फेम पाना चाहने की भूख होती है लेकिन फेम मिल नहीं पाता है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, और फिर नॉर्थ भी डिस्टर्ब हो जाता है, मनी अपॉर्चुनिटी बंद हो जाती है। तो सीधा सिंपल सा उपाय, ऑफ वाइट कलर। तो अब सबसे पहले उसका कलर रिमूव कराना पड़ेगा। सिंपल, ठीक है आचार्य। इतना आसान है वास्तु। ये ठीक किया आपने बता के, मेरा भी एक सॉल्यूशन हो गया। आचार्य जी अगला क्वेश्चन करता हूं मैं आपसे। हाँ, अगला क्वेश्चन, सबसे पहले आपने अभी पंचतत्व के बारे में मुझे बताया, आकाश, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी। तो इसी प्रकार मैंने 3 गुणों के बारे में सुना है, सत्व, रजस, तम। इनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल, ये 3 गुणों के बारे में सबसे पहले तो भगवान बताते हैं गीता में, हाँ जी। सत्वम रजस तमः इति गुणाः परिकीर्तिता। इनकी व्यक्ति 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, सत्व, रजस और तमस। हाँ जी। सत्व गुण प्रधान, रजस गुण प्रधान और तमो गुण प्रधान। जो सत्व गुण प्रधान होते हैं उन व्यक्तियों को नॉलेज की भूख होती है, वो पढ़ना चाहते हैं, वो कुछ सीखना चाहते हैं। और उनकी पहचान पता है क्या बताई है भगवान ने? उनकी पहचान होती है कि उनके जो टीथ होते हैं ना, वो इर्रेगुलर शेप में होते हैं, वो टेढ़े मेढ़े होते हैं, पतले होते हैं, घूमने के शौकीन होते हैं, कपड़ों का शौक होता है, चटक मटक कपड़े डालते हैं, इंटीरियर का बहुत अच्छा ज्ञान होता है, टाइम पे खाते नहीं, इर्रेगुलर रहते हैं। ये है सतोगुण जो भगवान ने बताया। लेकिन बहुत ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार बहुत होते हैं, दिल के बहुत साफ होते हैं, अपने ही पैसे मांग नहीं पाते हैं। तो सतोगुण उसको वास्तव में एयर एलिमेंट के साथ रिलेट करते हैं। जैसे ही वायु तत्व हम पूर्व दिशा को बैलेंस करते हैं तो वो व्यक्ति अपने जीवन में बैलेंस हो जाता है। वो जहां हाथ डालता है वहां से पैसे निकालता है, वहां से फेम निकालता है, उसका नाम होता है। दूसरा जो गुण है वो है रजस गुण। रजस गुण की क्या पहचान है? जो रजोगुण व्यक्ति होता है ना, उसको इज्जत की बहुत भूख होती है। दांत टाइट होते हैं, छोटे छोटे दांत होते हैं और बिल्कुल रेगुलर शेप में होते हैं। जिम करने का शौकीन होता है, अपनी बॉडी पे बहुत ध्यान देता है, जुबान का पक्का होता है, झूठ भी बोलता है लेकिन जुबान का पक्का होता है। तो वो व्यक्ति पैसे के पीछे दौड़ता है, और जितना भी रजस गुण है ना, रजस गुण ही संसार को चला रहा है। वो व्यक्ति मिड बिल्ट होता है। जैसे ही उसका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है तो वो अपनी लाइफ में फेलियर को फेस करता है। तो उसका लिए एक सिंपल उपाय, जैसे ही हम वास्तु से बात करें, वास्तु में बात करें, तो रजस गुण अग्नि तत्व, जैसे ही हम रजस की दिशाएं, अग्नि की दिशाओं को संतुलित करते हैं तो वो अपने जीवन में संतुलित हो जाता है और वो अपने लाइफ में एक सेलिब्रिटी कर जीवन जीता है। पता है, रजस गुण वालों की ये भूख होती है कि मैं सेलिब्रिटी कब बनूंगा, लोग मुझे जाने, मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, लग्जरियस होम हो। तो उसके लिए रजस वालों को अपने घर में अग्नि तत्व को संतुलित रखना बहुत जरूरी है। रजस वाले व्यक्ति हमेशा मान सम्मान के उसमें रहते हैं कि मेरा मान कैसे बढ़े, पैसे के पीछे दौड़ते हैं। और रजस वाले व्यक्ति ही फैक्ट्री लगाते हैं, अच्छा, बिजनेस करते हैं। रजस वाला व्यक्ति किसी के नीचे काम कर ही नहीं सकता। तो मतलब इन सब चीजों का हमारे लाइफ में मतलब बहुत ज्यादा महत्व है। यस, हर चीज एक अलग मुकाम रखती है और एक महत्व भी रखती है। बिल्कुल रखती है। बैक टू वास्तु पे आते हैं। मैंने एक कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस में बताता हूँ, एक्सपीरियंस क्या मैंने सुना है जिसके बारे में। एक डीलर ने एक प्रॉपर्टी को सेल किया, वहां पे उसने घर बनवा दिए, लोग रहने लगे। लेकिन वहां हर दूसरे दिन उस बिल्डिंग में एक्सीडेंट किसी ना किसी का होना, कोई सुखी नहीं, हर जगह लड़ाई झगड़ा, आपस में ही उन लोगों की बनती नहीं थी। तब किसी ने बताया कि जो ये जगह है जहां पर ये बिल्डिंग बनाई गई है, जिस भी डीलर ने बनाई, वहां पे कभी हिंदू धर्म में अपने जैसे छोटे बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं तो उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है, उन्हें दफना दिया जाता है। ठीक है। तो वो एक ऐसी जगह थी
जहां पर बच्चों को दफनाया जाता था। हम्म, लेकिन डीलर ने वो क्या किया, वो जमीन ली और बेच दी। और हम्म, वहां पे अब जो लोग वहां पे रहने आए हैं, जिन्होंने वहां पे घर बनाए हैं, उन्हें तो नहीं मालूम कि कैसी जगह, हम्म, लेकिन क्या वो इफेक्ट करता है उसका वास्तु? सबसे पहले तो भूमि का भी कोई ना कोई वास्तु होता ही होगा। जी। तो उस भूमि का वास्तु कैसा रहा होगा जो बाद में इतनी नेगेटिविटी फैलती चली गई? देखो, एक वास्तु कंसल्टेंट सबसे पहले लैंड सिलेक्शन करता है। हाँ हाँ जी। वो कोई बिल्डर है, जैसे हमने बिल्डर की बात की, तो वो बिल्डर पूछता है कि मैं ये लैंड खरीद रहा हूं, तो उस लैंड का पर्पज क्या है। तो वो वास्तु कंसल्टेंट उस लैंड के ऊपर जाता है और उस भूमि की नाड़ी चेक करता है। जैसे उस भूमि की वो नाड़ी चेक करता है तो उसका सांसों का रिदम बदल जाता है। ऐसी भूमि जहां पर एक शमशानी भूमि कहेंगे उसमें, हाँ जहां हाँ। पर कुछ बच्चे आपने बताए दफनाए हुए हैं, तो वो सांसों का रिदम बता देता है कि ये जमीन शुभ सही है। नहीं है। तो वहां पर एनर्जी सुन होना शुरू हो जाती है, वहां फ्लो नहीं कर पाती है। नाड़ी भी सत्व रजस तमस अलग अलग फॉर्म में बतानी शुरू कर देती है। तो वहां कुछ ऐसा लगता है, कुछ यहाँ नॉर्मल नहीं है। कुछ गलत है। हाँ, तो वो वास्तु कंसल्टेंट बताता है कि ये जमीन ठीक नहीं है, आप इस लैंड को मत लो। या इसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसको हम नीचे तक खुदवाते हैं, मिट्टी निकलवाते हैं नीचे की, और फिर नई मिट्टी डलवाते हैं। तो इसका उपचार अलग से, वो एक अलग प्रोसेस है। लेकिन ऐसे कैसे पता किया जा सकता है? नाड़ी चेक होती है, भू नाड़ी करके एक विधा है वास्तु में। तो भूमि की नाड़ी चेक होती है, उससे इन चीजों का पता लगता है। केस स्टडी बताता हूँ। किसी घर में, उस घर के अंदर सबको ये लगता था कि इस घर में ना भूत प्रेत है, वो डरे रहते थे। और एक वास्तु कंसल्टेंट बड़ा लॉजिकल होता है कि ये इनको अगर ये चीजें दिख रही हैं तो कौन सी एनर्जी वहां पर डिस्टर्ब हो गई। तो उस घर में मैंने क्या पाया कि वो जो डर रहे थे, वो एक कमरे के अंदर, एक रूम के अंदर सोते थे। वो इतने डरते थे, जिनकी शादियां भी हो चुकी थी बच्चों की। अच्छा। तो उस घर में मैंने जैसे नक्शा बनाया, उसको ग्रिड किया, तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में एक भुजंग नाम का देवता है। अच्छा। उस भुजंग नाम के देवता के ऊपर उसके दादाजी की पगड़ी रखी हुई थी। और भुजंग जो देवता है, वो हमारे शरीर में कुंडलिनी शक्ति है। और कुंडलिनी शक्ति के ऊपर ऐसी एनर्जी का आविर्भाव है जो जा चुके हैं। तो उसकी एनर्जी उस पगड़ी के अंदर थी, और वो पगड़ी की एनर्जी उस भुजंग देवता में जैसे ही ट्रांसफर हुई, तो उस घर के अंदर उस रीढ़ की हड्डी में करंट पैदा होना शुरू हो गया कि हमारे घर में कुछ है। जैसे ही हमने वहां से वो हटाई और भुजंग देवता पे हल्दी से एक स्वास्तिक बनाया, वो घर आज खुशहाल है। तब से उनको कुछ भी नहीं दिखाई दिया। इतना सा तो होता है, केवल एनर्जी का खेल होता है। भूत प्रेत होते हैं, नहीं होते, इस पे मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन एक एनर्जी अगर इम्बैलेंस होती है, वो नकारात्मक प्रभाव देती है, तो वो भूत प्रेत भी दिखते हैं, वो देवता भी किसी दूसरी फॉर्म में दिखते हैं। तो जैसे ही पंच तत्वों को किसी भी घर में बैलेंस करते हैं, कलर थेरेपी करते हैं, कुछ देवताओं को स्ट्रॉन्ग करते हैं, कुछ स्टड डाल के, मेटो स्टड डाल के, तो वो घर खुशहाल होता है। अब आचार्य जी, आपने मुझे जो बात बताई उसमें आप कह रहे हो कि उन्होंने अपने दादाजी की पगड़ी वहां रखी हुई थी। मैं आपको एक इंसिडेंस बताना चाहूंगा। आपने बताया वो एक पगड़ी रखी हुई थी। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे एक नोन है, ज्योतिषाचार्य है। तो उनके पास ऐसे ऐसे है ना, आते रहते थे केसेस के हमारे घर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उनके यहाँ पहले एक मौत हुई, उसके बाद फिर सडन दूसरी, उसके बाद फिर सडन तीसरी, ऐसे 3-4 वहां पे लगातार डेथ हुई। तो वो वहां पे गए, तो बहुत से ज्योतिषाचार्य क्या होते हैं जो कर्म कांड करते हैं कि आपके घर में कुछ अशुभ चल रहा है, गायत्री का अनुष्ठान करा लीजिए तो शांति हो जाएगी, गायत्री उन सब चीजों को ठीक कर सकती है। तो वो लोग वहां पे गए, तो 2-3 दिन या 4 दिन, कितने दिन का वो अनुष्ठान होता है, 5 दिन, वो लोग अनुष्ठान कर रहे थे। लेकिन ना तो वो लोग जो करने गए थे वो लोग स्टेबल हो पा रहे थे, और जो फैमिली थी वो तो स्टेबल थी ही नहीं, क्योंकि उनके वहां जब वो गए थे तो उससे पहले उनके यहाँ एक जवान लड़के की डेथ हुई थी, उससे पहले उनके पिताजी की डेथ हुई थी। तो वो अनुष्ठान कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा कुछ कुछ दिखाई दे रहा है सपने में, जहाँ पे वो सोते थे उस डायरेक्शन में उन्हें कुछ कोई खड़ा दिखाई दे रहा है। उनका जो पिताजी गुजरे हुए थे वो पिताजी भी दिखते थे साथ में, और जो दूसरी बार वो लड़का गुजरा एक्सीडेंट से वो भी दिखाई देता था। तो ऐसे ही जब वो बैठे हुए थे, उन्होंने जो
उनके यजमान थे जिन्होंने वो अनुष्ठान कराया था, उन्होंने उनसे पूछा कि मतलब ये ऐसा तुम्हारे यहाँ कब से हो रहा है कि एक डेथ हुई फिर सडन दूसरी एक्सीडेंट से हो गई, तो वो कब से क्या ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब क्या है? तो उन्होंने बताया, बहुत चौंकाने वाली बात थी, वो जो उनके घर का बड़ा बेटा था वो अपने पिताजी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, मतलब उनके बिना वो रह ही नहीं सकता था, अटैचमेंट थी। बहुत ज्यादा अटैच थे उनकी। तो पिताजी की किसी बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है। तो पिताजी की मृत्यु के बाद जैसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है, तो वहां अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार करने के बाद जितनी परिवार वाले होते हैं सब वापस आ गए, लेकिन जो उनका बड़ा बेटा था वो दोबारा शमशान घाट गया, अपने पिताजी की जलती चिता में से उनकी गर्दन उठा लाया, उसको लाके उसने चुपचाप, उसने किसी को नहीं बताया कि मैंने इतनी बड़ी हरकत की है, उसको लाके उसने अपने घर में, पुराने घरों में आपने शायद देखा होगा एक अलग से सेल्फ डाल देते थे जिसपे पुराना सामान रखा रहता था, पुराने घरों की बात है, तो उसने लाके उस पे चुपचाप छुपा के वहां पे रख दी कि मैं जब देखना चाहूं, जब मैं अपने पिताजी को देख सकता हूँ। तो उसने, आप सोचो कितना बड़ा एक दोष को निमंत्रण दे दिया। पिताजी की गति तो होगी ही नहीं क्योंकि उनका शरीर ही पूरा नहीं है जो गंगा जी तक जा सके। हिंदुओं में एक धार्मिक मान्यता है कि हम गंगा जी लेके जाते हैं, फूल गंगा जी में डालते हैं, तो वो तो हो ही नहीं पाया, उनको मिला ही नहीं। उन्होंने सोचा कि शायद वो डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन वो उसने उठा के वहां रख दिया था। अब वो थे तो पिताजी, लेकिन वो तो एक नेगेटिव ऊर्जा का सोर्स हो गया ना वहां पे। उसके बाद फिर उनके यहाँ एक मृत्यु हुई, फिर दोबारा उसकी भाई की, जवान भाई की एक्सीडेंट से मृत्यु हुई। तो आचार्य जी ये कितना बड़ा इफेक्ट डाला होगा उस चीज में? बिल्कुल इफेक्ट डाला होगा, उसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव आता है। आपने तो गर्दन की बात की है, मैंने केस स्टडी में देखा था, सिर्फ शमशान घाट में जब हम दाह संस्कार करते हैं और वहां एक नल होता है, उस नल में हाथ धोते हैं ना, तो किसी तांत्रिक ने कि जिसने भी उनको कुछ उपाय दिया कि शमशान घाट का पानी अपने घर में रख दो। अच्छा। तो उस घर में सिर्फ पानी रखा था और वो पानी 15 साल से रखा था, उसमें हालांकि गंगाजल मिला के रखा, कुछ बता रहे थे वो, लेकिन वो पानी रखने से ही, मैंने सारा वास्तु करने के बाद भी मैं ये अचंभित था, मगर रिजल्ट क्यों नहीं मिल रही। जैसे आपके केस में बताया ना आपने कि वो गर्दन रखी थी, गर्दन तो बहुत बड़ी चीज हो गई। वहां तो सिर्फ शमशान घाट के नल से पानी भर के लाए और वो पानी घर में कहीं पर रख दिया, और उस पानी की नकारात्मक ऊर्जा से वास्तु का प्रभाव निष्फल हो रहा था। तो थोड़ा सा हमारे गुरुजी बताते हैं, ध्यान व्यान से बताते हैं कि भाई इंट्यूशन से मैंने थोड़ा सा पता किया कि उस घर में उस दिशा में कुछ लिक्विडिटी है, कुछ पानी जैसा कुछ है। तो जैसे ही वो पानी बाहर डाला और गंगा जल का छिड़काव किया, 30 साल से बीमार थी वो औरत, और वो हर जगह घूम चुके थे, और सिर्फ उसको बाहर निकालने मात्र से और वास्तु का सिर्फ एक लेवल डालने से वो ठीक हो गई। तो ये बहुत कुछ मैटर करता है कि कौन सी दिशा में क्या रखा हुआ है। यस, एक बिल्कुल मैटर करता है किसका सामान रखा है। जहां तक हम कोई गिफ्ट भी किसी को देते हैं ना, तो जिसने वो गिफ्ट दिया है, देने वाले की एनर्जी उस गिफ्ट के अंदर ट्रांसफर होकर आपके घर में आ जाती है। आपके घर में पूर्व दिशा में अरेमा देवता है। अरेमा देवता जोड़ने का काम करता है, कनेक्शन को बढ़ाता है। अपने घर के सेंटर से पूर्व दिशा की तरफ देखिए, आपने जो सामान वहां रखा है ना, आप उन्हीं लोगों से कनेक्ट रहते हो। मान लीजिए वहां बच्चों ने बैग रखना शुरू कर दिया, तो आप स्कूल से कनेक्ट रहोगे, पीटीएम लेते रहोगे। अगर वहां किसी बिजनेसमैन ने कोई गिफ्ट दिया है, वो सामान वहां रख दिया, तो आप बिजनेसमैन के साथ बीटी करते रहोगे। तो ये आपकी चॉइस है। वास्तुशास्त्र, हमारे ऋषि मुनियों ने इतना सुंदर ग्रंथ दिए हैं, इतने सुंदर विद्याएं हैं कि आपको किससे कनेक्ट होना है आपकी चॉइस है। पर जैसे ही वो ऑब्जेक्ट आप अरेमा पे पूर्व दिशा की तरफ प्लेस करते हो, आप उन्हीं लोगों से कनेक्ट हो जाते हो। ये खूब एक्सपीरियंस किए हमने। अब जैसे मैंने एक जगह ली, घर बना लिया, और मेरे साइडों में मकान बने हुए हैं, दोनों तरफ मकान बने हैं, बैक साइड में है और सामने भी बने हुए हैं, लेकिन जो फ्रंट मेरे दरवाजे के सामने एक खाली स्पेस पड़ा हुआ है, वो किसी ने बनाया नहीं है। तो वो क्या नेगेटिव ऊर्जा जनरेट करता है? नहीं। तो उसका मतलब कोई दोष या अच्छा ऐसा कुछ प्रभाव नहीं है?
अगर खाली प्लॉट है तो कोई प्रभाव नहीं है। अगर उस प्लॉट में कोई एक्टिविटी हो रही है, मान लो वो प्लॉट किसी ने रेंट पे दे दिया, हाँ जी, आपका घर है, हाँ जी, अब वो प्लॉट किस दिशा की तरफ है ये मायने रखता है। ये ऑडिट करते हैं हम, फर्स्ट लेवल पे ऐसा ऑडिट करते हैं कि घर के चारों तरफ क्या क्या है, हाँ, बिल्डिंग है, प्लेग्राउंड है। अब नॉर्थ जो दिशा है, नॉर्थ दिशा का फिक्स गुणधर्म है नए अवसर। नॉर्थ दिशा जीवन में नए नए अवसर लेके आती है। और आपके घर के नॉर्थ में अगर स्कूल बना हुआ है तो बच्चा नई नई कोचिंग सेंटर ज्वाइन करेगा, वो बार बार ये बोलेगा कि मुझे विदेश पढ़ने जाना है तभी मेरा करियर सेट होगा। तो बिल्डिंग के बाहर का भी प्रभाव पड़ता है। हम उसको घर के अंदर ही कुछ कलर करके, कुछ मेटल डाल के बाहर के प्रभाव को रोक सकते हैं। अभी आपने ये विदेश वाली बात की ना, पता नहीं कितने ही लोगों के मन में विदेश जाने की बात होती होगी। तो क्या वास्तु को कुछ उपाय करके या वास्तु से कुछ सुधार के ऐसा हो सकता है कि विदेश जाने का योग बन जाए, ऐसा कुछ है? बिल्कुल हो सकता है, ऐसा भी होता है, वास्तु में सब कुछ है। देखो, विदेश जाने के लिए सबसे जरूरी होती है कि गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो ही सपोर्ट करे। तो सपोर्ट की एक दिशा है नॉर्थ वेस्ट, वायव्य कोण सहयोग को दर्शाती है। और अगर वायव्य कोण में अशोक का स्तंभ रख देते हैं, अशोक का पिलर रख देते हैं, और जिस देश में जाना है उसको एक विश लिस्ट के साथ में वेस्ट में लगा देते हैं, तो विदेश जाने में आने वाली जितनी अड़चने हैं वो हट जाती है। हाँ, और मतलब नेचर आपकी हेल्प करती है आप जा कि सकते हो। जाओ। यस, तो ये बहुत अच्छा उपाय आचार्य जी ने हमें दिया है। जो विदेश जाना चाहते हैं वो इस उपाय को फॉलो कर सकते हैं। तो आचार्य जी, मेरा एक सवाल हो रहा है आपसे। ये सब बातें कि मुझे क्या चाहिए, क्या करने से मुझे क्या मिल सकता है, किस उपाय से मुझे क्या प्राप्त हो सकता है, ये एक सामान्य सी बात है। और इनके बहुत सारे उपाय वास्तव में है भी, और मैं आपसे जानना भी चाहूंगा आगे। लेकिन है ना, हर इंसान की बस एक यही इच्छा नहीं होती है कि मैं कुछ प्राप्त कर लूं। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें शांति चाहिए, जिन्हें अध्यात्म चाहिए, जिन्हें परमात्मा की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करना है। इस चीज में अध्यात्म में वास्तु क्या मायने रखता है? बहुत सुंदर प्रश्न है। देखो, हमारे शास्त्रों में पुरुषार्थ का जिक्र होता है। पुरुषार्थ का मतलब होता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जो आप बात कर रहे हो शांति चाहिए, ये आप उन लोगों की बात कर रहे हो जिनको चिंता नहीं है कि शाम की रोटी कैसे आएगी। हाँ जी, है ना, शांति उन्हीं को चाहिए। हाँ बिल्कुल। नहीं तो गरीब आदमी को तो ये चिंता होती है कि शाम की रोटी कैसे खाऊंगा। बिल्कुल ठीक बात। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये सिद्धांत है। सबसे पहले धर्म, धर्म का अर्थ मतलब होता है आप क्या कर्म करते हो, आपने क्या, आपकी सोच क्या, आपने क्या धारणा पाल रखी है, और किस धारणा से, किस सोच से आप अपने कर्मों को परफॉर्म कर रहे हो, तो वो आपका धर्म है। और उस धर्म को करते हुए आपने जो अर्थ जनरेट हुआ है, जो सैलरी मिलती है, जो पैसा आता है, उस अर्थ से वो इतना हो कि आपका काम, आपकी सारी कामनाएं शांत हो जाए, आपको जो चाहिए लाइफ में वो मिल जाए। तो इतना पैसा आप धर्म के साथ में कमा सको। जब धर्म भी आप कर रहे हो, अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहे हो, और उससे सैलरी, पैसे, उस पैसे से आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, और उन्हीं पैसों से आप अपनी कामनाएं, अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहे हो, तभी व्यक्ति शांति की तरफ आता है, मुक्ति की तरफ आता है। और वो चाहता है कि मैं ऐसी सिचुएशन में हूं जहां पर न दुख अनुभव हो न सुख अनुभव हो, एक समरसता के साथ में, उस परम तत्व के साथ में मिलकर मौज में रहो। मेरे गुरुजी भी कहते हैं कि मौज में रहो, है ना। तो वो उसके लिए वास्तु क्या हेल्प करता है, उन लोगों के लिए वास्तु, आपने जो क्वेश्चन किया उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूं। नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण, ईशान कोण में, ईशान कोण जैसे ही साफ सुथरा होता है, ऑफ व्हाइट कलर वहां कर दो और एक ओम का सिंबल लगा दो, तो आपका माइंड हमेशा उस परम तत्व से जुड़ जाता है। अगर ईशान कोण की तरफ ओम का सिंबल लगाने की जगह नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन है आप अपने घर के पश्चिम दिशा की तरफ लगा दो। पश्चिम दिशा में जैसे ही आप ओम सिंबल को प्लेस करते हो, तो आप
वो अचीवमेंट प्राप्त करते हो अध्यात्म में जो आपकी इच्छाएं होती है। एक आचार्य जी बहुत ज्यादा सवाल जो पूछे जाते हैं, और उनमें से सबसे एक सवाल खास तौर पर कि घर के मंदिर को लेके लोगों के दिमाग में बहुत सारे डाउट रहते हैं, क्या मेरा मंदिर ठीक है, क्या मैंने सही दिशा में मंदिर बनाया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप पहले इसको अच्छे से क्लियर कर दें कि किस दिशा में मंदिर ठीक है, कितने भगवानों की मूर्तियों का भीड़ लगा लेना आपने देखा होगा। तो मंदिर को लेके पब्लिक बहुत ज्यादा पजेसिव रहती है, तो उसके बारे में थोड़ा आप क्लियर कर दीजिए कि कैसे कहाँ किस दिशा में होना चाहिए। देखो, वास्तु शास्त्र में ध्यान के लिए, शांति के लिए या मंदिर में पूजा के लिए नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण को बताया गया है। ईशान कोण को साफ सुथरा रखें, वहां अपना मंदिर स्थापित करें। आप लोग जितने भी आप देख रहे हो, आपकी ऑडियंस को मैं बताना चाहता हूं, जो भी लोग कंफ्यूज हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारे थॉट जिनके माइंड में आते हैं, उनका मंदिर ईशान कोण में तो रखा है, लेकिन उन्होंने बहुत सारे देवी देवता बिठा दिए हैं। वास्तुशास्त्र क्या कहता है कि हर देवता, हर मूर्ति एक विचार को उत्पन्न करती है, और जिस भी घर में जितने सारी मूर्तियां हैं, उतने ही थॉट, उतने ही ड्युअलिटी आपके माइंड में रहती है, और कभी भी डिसीजन पे पहुंचने में दिक्कत होती है, कंफ्यूज रहते हो। सीधा एक सॉल्यूशन देता हूं, किस देवता की मूर्ति मंदिर में रखी। सबसे पहले आपकी प्रकृति क्या है, दूसरा आप काम क्या करते हो, और तीसरा जो सोपान है चेक करने का, आपकी जन्म पत्री में लगन और 9th बॉक्स में जो राशि है वो बताता है कि आपका इष्ट कौन है, किसके साथ आप कनेक्शन फील करते हो। सबसे पहले प्रकृति की, जैसे मैंने बात की, कर्म की बात की, जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे मैं कंसल्टेंट हूं, मैं एक एडवाइजर हूं, तो मुझे लगता है कि भाई सबसे बड़े एडवाइजर कौन हुए हैं, तो मेरा मानना है कि एक तो सबसे बड़े एडवाइजर है, सबसे बड़े जो साइकोलॉजिस्ट है वो कान्हा जी हैं, कृष्णा है, जो 5,500 साल पहले कोई डिप्रेशन में गया, वो लड़का जो 24 घंटे युद्ध करता था और वो कह रहा था कि अब मैं संन्यास लूंगा, मैं ऐसे राज्य का क्या करूं, और ऐसा क्या 20-25 मिनट में उन्होंने ऐसी क्या वार्तालाप हुई कि वो पूरे युद्ध को ही जीत लिया और 32 साल तक राज किया। तो भगवान बताते हैं कि प्रकृति, आपकी एयर एलिमेंट हो, आप फायर एलिमेंट हो, आप वाटर एलिमेंट हो, उस प्रकृति से जज करते हैं कि आपका इष्ट कौन हो। एयर वालों के लिए कान्हा जी हैं, फायर वालों के लिए हनुमान जी हैं, जो ताकत के देवता हैं। उनको कुछ करने के, हमेशा काम करना था हनुमान जी को ना, लगे रहते थे। और वाटर वाले के लिए जितने भी तामसिक, जैसे शिव हैं, माँ काली है, तो उनका जहां मन रमता है, उस एक मूर्ति को अपने मंदिर में स्थापित करो, आप कुछ ही दिनों में बहुत बड़ा चेंज अपनी लाइफ में पाओगे और आपका मन बहुत शांत रहना शुरू हो जाएगा। ये बहुत अच्छे जवाब आचार्य जी ने दिए हैं। जिनके भी मन में मंदिर को लेकर जितने भी डाउट हुए होंगे, तो वो बहुत हद तक आचार्य जी ने क्लियर कर दिए। वास्तु के नाम से है ना, बहुत से लोग डर जाते हैं। डर क्यों जाते हैं? क्योंकि पुराने मकान बने हुए हैं। जी जी। अब आचार्य जी आए, आचार्य जी ने बता दिया कि हमारे घर में तो वास्तु दोष है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। लेकिन आचार्य जी, घर को तो तोड़ा नहीं जा सकता बार बार। तो मेरा सवाल ही यही है कि घर को बिना तोड़े भी क्या वास्तु को सुधारा जा सकता है? बिल्कुल सुधारा जा सकता है, और 100% बिना तोड़ फोड़ के, कुछ छोटी छोटी चेंजिंग करके, जैसे कलर करके, उस दीवार पे कलर करके, कुछ छोटे छोटे उपाय करके, वहीं के वहीं उस घर को वास्तु के अनुसार किया जा सकता है। जिस घर में बहुत नेगेटिविटी थी, कलर थेरेपी की, कुछ छोटे छोटे उपाय किए, उसी घर के अंदर पॉजिटिविटी हो गई, उस घर के अंदर खुशियां आनी शुरू हो गई, और एक ईंट भी उस घर की नहीं हिली। हाँ, मतलब ये एक मिथ बनाया हुआ है लोगों ने कि वास्तु दोष है तो मतलब घर की तोड़ फोड़ होगी, ये टूटेगा फिर वो बनेगा। ये सब एक मिथ है। मतलब एक मिथ है, सिर्फ एक कंडीशन है। हाँ जी। अगर नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट बना हुआ है, तो वहां पर कोई चारा नहीं होता। वहां पर हम ये बोलते हैं, अगर नॉर्थ ईस्ट में ब्रेन होता है, माइंड होता है, और माइंड पे कुछ भी सर्जरी करना, कुछ भी उपाय करना सही नहीं मानते। किया जा सकता है, अगर करना चाहिए, किया जा सकता है, रिस्की होता है।
तो हम यही सजेशन देते हैं कि आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट से टॉयलेट को हटा ही दो। अब टॉयलेट का प्रभाव क्या होता है, अब इस पे आते हैं। तो ये प्रभाव कैसे डालता है? आप कहते हैं कि हमारे तो कहीं भी कुछ बना हम क्यों हटाएं, तो आप रिलेट कैसे करोगे उसको? नॉर्थ ईस्ट में जिसके भी घर में टॉयलेट बना हुआ है उसको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी ही होगी। कैंसर जैसी बीमारियां वहां होती हैं। अच्छा। जिन भी घरों में कैंसर होता है वहां या तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ रेड कलर होता है या वहां टॉयलेट बना होता है। मोस्टली केसेस में मैंने ऐसा देखा है, मेरे पास केस स्टडी है। और ये प्रभाव, ये इफेक्ट कैसे आता है, एक उदाहरण से समझते हैं। वास्तव में साउथ वेस्ट रिलेशनशिप को दिखाते हैं, ये फिक्स है। साउथ वेस्ट में जब भी संबंधों की बात होगी, मेरी बीवी के साथ नहीं बनती, मेरे भाई के साथ नहीं बनती, मेरे पिताजी के साथ नहीं बनती, मम्मी के साथ नहीं बनती, बहू के साथ नहीं बनती, जो भी क्वेश्चन होती है, जो बनने वाली बात होती है, जो संबंधों की बात होती है, उसके लिए वास्तव में साउथ वेस्ट, दक्षिण और पश्चिम दिशा को देखते हैं, नैऋत्य कोण भी बोलते हैं। उस दिशा के अंदर अगर टॉयलेट बना हुआ है तो हम यूनिवर्स को क्या मैसेज देते हैं कि संबंध और टॉयलेट। तो संबंध, हमारे टॉयलेट क्या करता है, डिस्पोजल की एक्टिविटी होती है, वो डिस्पोज करता है, फ्लश करता है। तो वहां पर यूनिवर्स को मैसेज किया कि हमें जो संबंध है ना वो फ्लश करने हैं। अब यूनिवर्स को इतना ज्ञान नहीं कि वो अच्छा बुरा क्या है इनके लिए, क्योंकि आपने खुद उनसे क्या मांगा, रिश्तों को फ्लश करना है। और जैसे ही उस टॉयलेट को वास्तु से एक ब्रास स्ट्रिप डालते हैं तो वो फ्लशिंग वाली जो थ्योरी थी वो बंद हो जाती है और उस घर में सामंजस्य बनना शुरू हो जाता है। एक रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आती है, लोग वहां के परिवारजन एक दूसरे का सम्मान करते हैं और खुशी सुखपूर्वक रहते हैं। तो आचार्य जी, इसी से रिलेटेड एक और सवाल है मेरे दिमाग में कि क्या ज्योतिष, वास्तु, ये सारी चीजें हम सनातनियों पे ही काम करती हैं, या जो अन्य वर्ग है, अन्य धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई होते हैं, जो क्या वास्तु और ये सारे जितने भी ज्योतिष है ये सब उन पे भी लागू होता है, या वो लोग मानते हैं इन सब चीजों को? इफेक्ट तो डालता ही होगा कहीं ना कहीं। मैं अपने विषय की बात करूंगा, वास्तु की। हाँ जी। जिसकी जो सांस ले रहा है, हाँ जी। या जो निर्जीव भी है, दोनों पे ही असर पड़ता है वास्तु का। जो सांस ले रहा है वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, इसका भी आप अपने चारों तरफ ही एक उदाहरण से समझो। वास्तु में एक दिशा होती है पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा प्राप्तियों की दिशा है, प्रेयर करने की दिशा है, प्रार्थनाएं करते हैं। वहां पर मित्र नाम का देवता होता है, उस देवता के ऊपर खड़े होकर जैसे ही हम कोई विश बार बार बोलते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, तो वो यूनिवर्स को कनेक्ट करती है। अब मस्जिद के अंदर जाओ तो वहां पर जो मुसलमान होते हैं वो नमाज अदा करते हैं, पश्चिम में फेस करके करते हैं, वास्तु फॉलो कर रहे हैं, इनडायरेक्टली कहीं इनडायरेक्टली कर रहे हैं, तभी उनको कुछ मिल रहा है। आप गुरुद्वारे में जाओ, वहां पे भी पश्चिम दिशा में ही मुख करके प्रार्थनाएं कर रहे हैं। आप हिंदू टेंपल में चले जाओ, वहां पे भी पश्चिम दिशा में मुख करके प्रार्थनाएं कर रहे हैं, और सबकी विशेष पूरी हो रही है, सबकी इच्छाएं पूरी हो रही, तभी तो भीड़ है। तभी तो मस्जिदों में भीड़ है, गुरुद्वारों में भीड़ है, चर्च में भीड़ है, मंदिरों में भीड़ है। कितनी भीड़ है, देखो ना, उनको कुछ मिल रहा है। और वहां पर वास्तु का सूत्र लगता है जो सबके लिए एक ही है, काम कर रही है पश्चिम दिशा की एनर्जी। जो वहां की ऊर्जा, वहां की एनर्जी यूनिवर्स को कनेक्ट करती है, और वहां जाकर जो भी मंत्र आप बोलते हो, जो भी नमाज आप पढ़ते हो, कोई भी प्रार्थना आप करते हो, शब्द वहां बोलते हो, तो वो सीधे यूनिवर्स को कनेक्ट होती है और यूनिवर्स समझता है कि ये क्या मांग रहा है। और इसी सूत्र को वास्तु के सब धर्मों ने खूब अच्छे से बनाया है और खूब लोगों को अलग अलग धर्मों के साथ में बांट दिया है। हमारा जो सनातन धर्म है, जो अखंड है, अनादिकाल से चला रहा है, उसमें वास्तु कला है, एक छोटी सी कला है। आप ये मानो कि वो समुद्र है तो वास्तु एक चम्मच पानी है बस। उसको इतना
भर मानने से ही पूरा विश्व, पूरा संसार उस एक सूत्र के ऊपर बंधा हुआ है। आपको एक टिप्स देता हूं। पश्चिम दिशा में आप अपने घर में जो कुछ भी चाहते हो उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट रख दो, 40 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्योंकि 40 दिन क्यों बोला मैंने? कि 40 एक मंडल होता है। जो चंद्रमा है वो हर एक नक्षत्र से गुजरता है, और जब वो दोबारा साइकिल में आता है तो वो विश जो है वो पूरी होनी शुरू हो जाती है। मान लो आपको प्रॉपर्टी चाहिए, घर, आपको घर चाहिए और बहुत दिन से आप घूम रहे हो, पश्चिम दिशा में ऑफ व्हाइट कलर करके वहां एक विलेज सीनरी लगा दो। गारंटेड, कमेंट्स में ही बताना सर को, 20 से 40 दिन के बीच के अंदर ही आप प्लॉट की डील करोगे और आपका अपने पास अपना घर होगा। तो आचार्य जी, ये कहना लोगों का बहुत कॉमन सवाल है कि पहले तो वास्तु होता ही नहीं था और अब अचानक से सडनली वास्तु दोष कहां से आ गया? लोग इतना पैसा खर्च कर रहे हैं वास्तु पे। पहले वास्तु नहीं होता था। लोगों के सवाल। वास्तु 12,000 साल से भी पुरानी विद्या है। मैंने कहा ना, अथर्ववेद में उसका वर्णन आता है, हाँ, 16 सूत्रों में भी वर्णन आता है। तो पहले नहीं था ऐसा नहीं है। हड़प्पा की खुदाई हुई है, सबको पता है कि सब वास्तु से बने हुए, वास्तुकला से बनी हुई। बिल्कुल। और हड़प्पा को आप सब जानते हो कितनी पुरानी सभ्यता है। रीजन क्या है, इस रीजन को समझिए। अब वास्तु प्रचलन में ज्यादा क्यों है और पहले कम क्यों था? पहले एक ही राजा होता था और आज सब राजा हैं, तो सब राजाओं को वास्तु चाहिए। तो जो अच्छा परफॉर्म करना चाहता है लाइफ में, उसको ये चाहिए। पहले एक राजा होता था, उसके बगल में उसका वास्तुकार होता था, और गजब की बात है, राजा का छोटा भाई ही वास्तु पढ़ने का अधिकारी होता था। या राजा पढ़ता था या राजा का छोटा भाई पढ़ता, किसी को अधिकार भी नहीं था वास्तु पढ़ने का। अब प्रचलन में इसलिए है कि आज हर कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र में राजा बनना चाहता है, तो वो अपने घर में वास्तु के नियमों को डालना चाहता है ताकि मैं अच्छा परफॉर्म करूं, सेलिब्रिटी बनूं। और सबके पास पैसा है और सबके पास ज्ञान है। आज कोई किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता। वास्तु कराते ही वो हैं, ज्यादातर फैक्ट्री में यूज होता है। मैं जो वास्तु करता हूं फैक्ट्रियों के लिए, तो उन लोगों के लिए करता हूं जिन लोगों के नीचे 1000 लोग काम कर रहे हैं। तो वो बेवकूफ तो नहीं है, उनको कुछ उन सूत्रों से मिल रहा है। वो आज 2 पे थे, वो 4 पे आ गए हैं, फिर वो 10 पे आ गए, फिर वो 40 पे आ गए, वो फिर इस तरह से बढ़े हैं, तभी वो वास्तु बार बार करा रहे हैं। वास्तु भी राजाओं ने 2 प्रकार का वास्तु जनरेट किया। जैसे जैसे समृद्धि बढ़ी समाज के अंदर, तो लोग भी कहने लगे कि राजा के लिए ही वास्तु क्यों हो, हमारे लिए भी तो होना चाहिए। तो एक और वास्तु राजा ने अपने विद्वान साथी को बोलकर बनाया कि भाई पब्लिक के लिए भी वास्तु बनाओ। और लेकिन उसके अंदर है ना, इतने भ्रम डाल दो कि लोग वास्तु के नाम से डरने लगे। वहां से ये भ्रम पैदा हुए, ये मिथ पैदा हुए कि वास्तु काम नहीं करता है। क्योंकि 2 वास्तु थे, राजाओं के लिए तो गुप्त रहा है और पब्लिक के लिए सर्कुलेट हुआ है। एक उदाहरण से समझो। पब्लिक का जो वास्तु है, उस वास्तु के अंदर, पब्लिक के वास्तु का मतलब है कि जनरल सामान्य से कुछ नियम डाल दिए। राजाओं के जो विद्वान रहे, जो ब्राह्मण रहे उस टाइम पे, उन्होंने कुछ बुक्स लिखी और वो पब्लिक के सर्कुलेट की। तो पब्लिक का जो वास्तु होता है, उसमें अग्निकोण में किचन बनाने के लिए कहा गया। और आपको हैरानी होगी, प्राचीन जितने भी महल हैं, अग्निकोण में यानी साउथ ईस्ट में कहीं पे भी किचन नहीं है। अच्छा, वो उनका तो कुछ गड़बड़ है। तो जहां पर अग्निकोण में किचन आ जाती है, वहां के लोग पता है जॉब करते हैं, वो थोड़े से पैसे में संतुष्ट हो जाते हैं। अग्निकोण में किचन अच्छा होता है, बुरा नहीं होता, वो अच्छा ही होता है। वहां पर कैश फ्लो होता है, लेकिन वो अपनी जॉब से मिलने वाली सैलरी से संतुष्ट हो जाते हैं और वो राजा के लिए ईमानदार होते हैं। तो राजाओं ने क्या किया, यहां पर भी अपनी बुद्धि लड़ाई कि अग्निकोण में किचन डालना है
ताकि मैं जितनी सैलरी दूं उससे वो संतुष्ट हो जाए। और अपनी किचन साउथ में बनवाई। जो साउथ में जो अग्नि होती है ना, उस अग्नि में जब किचन आता है, वहां जब पाकशाला बनाई गई, तो उस राजा को कितना भी टैक्स दे दो उसको वो भी कम लगता है। तो जिसको भी सेलिब्रिटी बनना है, लाइफ में कुछ बड़ा करना है, अग्निकोण में भी किचन अच्छा होता है, लेकिन अग्निकोण और साउथ के बीच में जब आप किचन देते हो तो आप लाइफ में अपना वजूद पैदा करते हो, आप लाइफ में कुछ बनते हो, कुछ दिखते हो, फेम होता है। एक आप दूसरों को जॉब देते हो, ना कि खुद जॉब करते हो। जिसके साउथ में किचन है वो दूसरों को जॉब देता है, जिसके साउथ ईस्ट में किचन है वो जॉब करता है। सिंपल। ये सिंपल सा लॉजिक है। अब आचार्य जी, हर इंसान अलग अलग परेशानियों से जूझता है, तो आपकी तरफ से कुछ छोटी छोटी टिप्स जिनसे उनको सॉल्यूशन मिल सके। सबसे पहला मैं पूछना चाहूंगा कि बच्चों की पढ़ाई के लिए उसमें कुछ ऐसा उपाय हो जिससे कि बच्चों की पढ़ाई इंप्रूव हो। अपने घर के सेंटर से पश्चिम दिशा की तरफ देखिए। पश्चिम दिशा और साउथ वेस्ट के बीच में वास्तु में एक दिशा होती है, वेस्ट साउथ वेस्ट। वो दिशा शिक्षा के लिए ही उसके गुण धर्म होते हैं। ये फिक्स है कि उस दिशा के अंदर अगर आपको कुछ लर्निंग करनी है तो उस दिशा में बैठिए। अगर उस दिशा में टीवी लगा हुआ है तो बच्चे, पता है, जब शिक्षा की बात होगी, जब पढ़ने की बात आएगी, तो बच्चे कहेंगे कि मुझे टीवी देखना, कार्टून देखना है। अगर उस जोन के अंदर, उस रूम के अंदर कुछ भी रखा है, खेलने की फुटबॉल रखी है, तो बच्चे कहेंगे पढ़ने के टाइम में, मम्मी कहेगी होमवर्क करो, बच्चा कहेगा मुझे खेलना है। तो उस दिशा के अंदर आप जो कुछ भी रखते हो, बच्चे के सबकॉन्शियस में मैसेज आता है कि जैसे ही वो बुक उठाता है, बुक ओपन करता है, उसके माइंड में वो विचार आता है कि मुझे ये करना है। आपको उपाय क्या करना है? वहां पर उसकी बुक रख देनी है, वहां पर उसकी किताबें रख देनी है, उसका बैग रख देना है, या वहां उसको सोने के लिए बोल सकते हैं। तो जैसे ही पढ़ाई की बात होगी, स्टडी की बात होगी, बच्चे के अंदर वो डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी, वो पढ़ेगा, ग्रास्पिंग पावर बढ़ जाएगी। तो आज का पॉडकास्ट वास्तु से रिलेटेड था, और आचार्य जी से मैं एक बार और बोलूंगा कि आप कुछ टिप्स अगर हमारी ऑडियंस को देना चाहें कि किसको वास्तु कराना चाहिए और किसको नहीं कराना चाहिए, तो कुछ बता के आज के पॉडकास्ट को वाइंड अप करते हैं आचार्य जी। देखो, वास्तु, बेसिक वास्तु सभी को ही कराना चाहिए। और वास्तु के लिए सबसे पहली चीज, जब भी आप, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, व्यक्ति कौन आया हमारे पास, उसकी प्रकृति क्या है, वो वात प्रकृति का है, पित्त प्रकृति का है, या कफ प्रकृति का। उसकी प्रकृति को जज करके उसके घर के अंदर सबसे पहले स्टेप होता है कि रॉन्ग एंट्री है तो उसको ब्लॉक कर देते हैं, टॉयलेट गलत बना हुआ है तो उसको स्ट्रिप डाल के उसको बैलेंस कर देते हैं। उसकी जो प्रकृति है, जितने उसके अंदर पंच तत्वों का बैलेंस है, उतने उसी प्रोपोर्शन में कलर थेरेपी कर देते हैं कि ये कलर इतने % होना चाहिए, व्हाइट कलर इतने % होना चाहिए, ग्रीन कलर इतने % होना चाहिए। तो जैसे ही घर में कलर थेरेपी होती है, तो आप जहां भी काम कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, तो आप अपने जीवन में तरक्की को पाना शुरू करते हैं, आप समृद्ध होना शुरू कर देते हैं। अपने घर में मोस्टली क्रीम कलर या ऑफ व्हाइट कलर रखिए। नॉर्थ में ग्रीन सीनरी लगाइए, वेस्ट में विलेज सीनरी लगाइए। आप अपने समाज से जुड़े रहोगे, आपके जीवन में तरक्की के लिए नए नए अवसर आते रहेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपका जीवन सुखद हो। और आपके जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आचार्य जी के साथ दोबारा से एक पॉडकास्ट अवश्य ही करेंगे, और जो भी आचार्य जी से मिलना चाहता है, कंसल्ट करना चाहता है, तो आचार्य जी का नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ जय श्री राम। जय श्री राम।